हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का जो पार्ट लेके आया हूं, जो टॉपिक लेकर आया हूं, वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्थिर वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। तो वो उनकी वेलोसिटी क्या है पर सेकंड में, ठीक है, कितने मीटर या सेंटीमीटर वो घूम जाते हैं, इसी से रिलेटेड है ये डेरिवेशन। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। हमने रेडियस कैलकुलेशन में जो डेरिवेशन दिया था उसमें आया था mv² = kz²/r। तो v² ये लिख सकते हैं mvr, ये एंगुलर मोमेंटम से होता है, तो आप इससे r की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगी nh/2πmv। इस r की वैल्यू को यहाँ पुट अप किया मैंने, तो v आ गया kz² × 2π/nh। अब यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू अलग कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप इनको कितना भी चेंज करें। तो इसका मतलब है कि हम इस पूरी जो इक्वेशन आ रही है इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकालना वो क्या है, तो वो होती है 2.18 × 10⁻⁶ मीटर/सेकंड। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा v = z/n × 2.18 × 10⁻⁶ मीटर/सेकंड। इसका मतलब है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एटॉमिक नंबर पता हो और उसकी किस ऑर्बिट के लिए आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर वो दोनों पता है तो आप वेलोसिटी इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ही सिस्टम के 2 ऑर्बिट्स के लिए कैलकुलेट करना है, या अलग अलग सिस्टम है उनकी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, तो उनमें अगर आपको वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें देखें कि आपको v अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z दिख रहा है, ठीक है, या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n दिख रहा है। इसका मतलब है z ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि z ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। उस अट्रैक्शन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी वेलोसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे z बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। और अब आता है कि n, तो n जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उस पर ट्रैक्शन कम होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से v और 1/n के बीच में इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये है वेलोसिटी कैलकुलेशन के रिलेशंस। तो आप इनको वो करें, नोट कर लें। ओके, अब देखो वेलोसिटी के बाद हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षावृत्ति। देखो तो ये क्या होती है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है। ठीक है, वो कितनी बार रिवॉल्व हो जाता है। यही लिखा है मैंने कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन सेल इज कॉल्ड ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में कुल चक्करों की संख्या, कि वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम गया न्यूक्लियस के चारों, वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। मतलब है इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, ठीक है, ये, और बटा में क्या हो जाएगी, परिधि, कक्षा की परिधि क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, तो वेलोसिटी v होती है अपॉन सर्कमफेरेंस हो गई 2πr, क्योंकि v इक्वल टू होता है nh/2πmr। तो मैंने इसमें v की जगह ये वैल्यू रख दी 1/2r। इसको और ले, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को OF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस तरह से nh/4πr²n। अब हम r इक्वल टू ये जानते हैं कि r इक्वल टू होता है n²h²/4π²n के z⁴। तो मैंने यहाँ पर r की वैल्यू पुट अप कर दी, वो स्क्वायर लगा दिया। इसको और सॉल्व करोगे तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा 4π² z² k²/n³h³। अब यहाँ पर ये जो है ना सारे कांस्टेंट हैं। अगर मैं यहाँ से केवल z और n हटा दूं तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लें और फॉर्मूले में रखें, तो ये हमारा आ गया ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। हमें केवल z और n पता हो
तो हम सेकेंड इनवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है। तो आपको मेनली इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। देखो आवर्तकाल का मतलब है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा उस एक ऑर्बिट का पूरा एक चक्कर, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाने में क्या समय लगता है, क्या टाइम लगता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ये लिखा है मैंने कि टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा ठीक है कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 1 अपॉन ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, तो इस तरह से OF t इक्वल टू 1 अपॉन OF, या हम और बढ़ा दें, ठीक है, ये है टाइम जो हमारी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो हम इस तरह से t इक्वल टू n³ अपॉन z², ठीक है, इनटू 1 अपॉन ये, और सॉल्व करके तो ये सेकंड में आएगा, जो बहुत ही कम टाइम है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो मैंने आपको बोर थ्योरी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनके रिलेशंस बता दिए, उनके डेरिवेशन बता दिए। अब हम थ्योरेटिकली कुछ बातों पर आते हैं, जैसे कि एविडेंस इन फेवर ऑफ बोर थ्योरी। बोर थ्योरी टोटल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था बोर का, मतलब उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उसने, अपने मैथमेटिकल रिलेशन से इस तरह के रिलेशंस निकाले हैं, लेकिन जो उसने रिलेशंस दिए हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, इनके कुछ एविडेंस लिए गए। तो ये देखा गया कि जो बोर पोस्टुलेट्स हैं और उनके जो रिलेशंस हैं वो, और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिफरेंट मेथड्स द्वारा जो वैल्यूज़ निकाली गई, चाहे वो एनर्जी की हो, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स हो, चाहे रेडियाई हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से रिलेटेड, ये सब जो है एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। अर्थात वो एविडेंस ये बताते हैं, मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो और बोर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं। तो वो इनको ये बताते हैं कि जो बोर ने दिए हैं पोस्टुलेट्स या जो डेरिवेशन वो बिल्कुल सही हैं। कैसे कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेडियाई है, एनर्जीज है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और भी जो भी है डिफरेंट एनर्जी स्टेट इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर क्लोज एग्रीमेंट विद अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, मतलब बोर थ्योरी से जो वैल्यूज इनकी आई हैं और जो एक्सपेरिमेंटल वो काफ़ी क्लोज है, जो इसका एविडेंस देती है। दूसरा मतलब यही है कि विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याएं, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग आदि के प्रायोगिक मान और बोर द्वारा दिए गए मान एक दूसरे के काफी सन्निकट है। ठीक इसी तरह से बोर थ्योरी से जो R निकला है रिवर कांस्टेंट, वो जैसे ये है 109678 सेंटीमीटर रिवर्स, और जो विभिन्न एक्सपेरिमेंटल मेथड्स द्वारा जो कैलकुलेट किया गया मतलब 109737 सेंटीमीटर, आप देख रहे हैं ये काफी क्लोज है एक दूसरे के। तो इस तरह से R की वैल्यू जो बोर थ्योरी से मिली और प्रायोगिक मान से मिली वो काफी सन्निकट है। ठीक इसी तरह से बोर थ्योरी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है, जो इसका एक प्रूफ है, एविडेंस है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एविडेंसेस हैं। तो इस तरह से ये बोर थ्योरी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, एक वेरीफाइड करते हैं। तो यही इसके एविडेंस है। ठीक है, अब हम कुछ लिमिटेशन भी देख लें, पहले आप इन्हें नोट करें। तो देखो बोर थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस थे। बोर थ्योरी काफ़ी कुछ जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में जो है सही रही, लेकिन ये थ्योरी मेनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, इनके लिए ही वैलिड है, इनकी ही एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर को। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लिमिटेशंस थे। जैसे पहला कि बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब बोर थ्योरी में जितनी लाइंस बननी चाहिए
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, ठीक है, बोर थ्योरी के अनुसार उससे कहीं ज़्यादा लाइंस आती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। वो कहाँ से आती है? मतलब 1 से 2 में मान लो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो एक लाइन बननी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बन गई। तो ये फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसका मतलब है कि और भी एनर्जी लेवल्स थे जो कि बोर ने बताए। दूसरा है कि स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एटम्स, मतलब जो जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो स्पेक्ट्रम हैं और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही दी गई थी। तीसरा है कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बोर थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन प्लैनर मोशन करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, तो इसका मतलब है कि एटम बिल्कुल फ्लैट होगा, चपटा होगा, लेकिन एक्चुअल में एटम बॉल शेप है 3 डायमेंशनल। तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बना, वो कैसे होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, त्रिविमीय स्वरूप कैसे बना इलेक्ट्रॉन का, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बोर थ्योरी से। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत सारे, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस थ्योरी में कहीं पर भी एक्सप्लेन करने नहीं किए जा सकते। समझ गए बच्चों? कौन कौन से? कि बोर सिद्धांत से परमाणु स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचनाएं, जो सूक्ष्म रेखाएं आती हैं, उनको नहीं बताया जा सकता। बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, उनके स्पेक्ट्रम नहीं बताए जा सकते। परमाणु के त्रिविमीय स्वरूप, परमाणु बॉल शेप है, गोल है, लड्डू जैसा, उसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्लैनर मोशन करता है, समतली गति करता है, तो चपटा होना चाहिए। ठीक है, और भी अणुओं की संरचना नहीं बताई जा सकती, हाइब्रिडाइजेशन मतलब जिसमें, वो नहीं बताया जा सकता। तो इस तरह से ये कुछ लिमिटेशन रह गए, लेकिन ये थ्योरी काफ़ी कुछ तक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकी। तो ये था हमारा बोर थ्योरी से रिलेटेड थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल रिलेशन। अब हम अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जो बोर थ्योरी के फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।